नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सव्यसाची मिश्रा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान भारती पे, जहां सिर्फ ज्ञान की बातें होती हैं। पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि हम मानव शरीर के तंत्र लेकर आ रहे हैं, जिसमें से पहला तंत्र पाचन तंत्र हम लेकर आ गए हैं। और आज हम पाचन तंत्र के अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं। पाचन तंत्र को सामान्यतः दो हिस्सों में बांटकर देखा जाता है या पढ़ा जाता है। पहला है आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है सहायक पाचक ग्रंथियाँ। एलिमेंट्री कैनाल आज हम पढ़ेंगे, और एलिमेंट्री कैनाल में मुख से लेकर गुदा तक जितने भी अंग जो पाचन क्रिया में सहायक होते हैं उनकी भूमिका क्या है, उनका कार्य कैसा है और उनकी संरचना कैसी है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अपने अगले वीडियो में हम पाचक ग्रंथियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें ऐसे एंजाइम्स जो पाचन क्रिया में मदद करते हैं, लीवर, पैंक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड्स और बाकी जो आंतों से निकलने वाले एंजाइम्स हैं, उन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं पहला भाग, पाचन तंत्र। जैसा मैंने कहा कि आज हम अध्ययन करेंगे आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल विभिन्न हिस्सों में बटी होती है, जो मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है। एक लंबी नलिका के रूप में होती है, और इसी नलिका में विभिन्न एंजाइम्स और आंतों की मूवमेंट की मदद से भोजन का पाचन, अवशोषण और फिर उसका त्याग होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के हिस्सों के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल जैसा हम देख रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल का पहला हिस्सा मुख गुहा यानी बकल कैविटी होता है। बकल कैविटी को हम जीभ यानी टंग, तालू यानी पैलेट, दांत यानी टीथ और ग्रसनी यानी फेरिंग्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आ सकता है कि फेरिंग्स यानी ग्रसनी एलिमेंट्री कैनाल के किस हिस्से, किस भाग का हिस्सा है, तो उसका जवाब होगा मुख गुहा का। वो एक सेपरेट हिस्सा जरूर है, लेकिन आता मुख गुहा यानी ओरल कैविटी के अंतर्गत है। तो ग्रसनी यानी फेरिंग्स जो है वो बकल कैविटी का हिस्सा कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं ग्रास नली यानी इसोफेगस आता है, जो एक नलिका के समान कार्य करता है। ग्रास नली में किसी तरह के एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन इसमें एक खास मूवमेंट जिसको पेरिस्टेटिक मूवमेंट कहते हैं पाया जाता है, और इसकी दीवारें स्पंजी होती हैं, जिसकी वजह से भोजन को एक ट्रैक या एक रास्ता ये प्रदान करता है और भोजन को पेट तक, आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके बाद आमाशय, आमाशय यानी स्टमक, जो एक रिजर्वायर का कार्य करता है, जहाँ पर भोजन 4 घंटे रुकता है और उस पर एंजाइम्स को ख़त्म करने के लिए एसिड की क्रिया होती है, और फिर उसके बाद वो पाचन और अवशोषण के लिए अगली क्रिया के लिए आंतों में चला जाता है। उसके बाद हमारी आती हैं आंतें यानी इंटेस्टाइन। आंतों को 2 भागों में विभाजित करते हैं, पहला तो छोटी आंत और उसके बाद दूसरा बड़ी आंत। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है डियोडिनम, जो कि सबसे छोटा हिस्सा होता है। दूसरा हिस्सा होता है जेजुनम, जो कि डियोडिनम से बड़ा होता है। और तीसरा हिस्सा है इलियम, जो कि छोटी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसी तरह बड़ी आंत को भी 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हिस्सा है सीकम, उसके बाद आता है कोलन, जो कि बड़ी आंत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद आता है रेक्टम, जो कि वेस्ट मटेरियल के रिजर्वायर की तरह कार्य करता है। उसके बाद गुदा के द्वारा उस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं जीभ के बारे में। जीभ का एक फिगर मैंने बनाया हुआ है। जीभ एक मांसल रचना है, जो कि मुख गुहा में निचले तालू के पिछले भाग से जुड़ी रहती है, और इसका अगला जो हिस्सा है वह स्वतंत्र होता है। जीभ मांसल रचना है, जैसा कि मैंने बताया। जीभ का मुख्य कार्य होता है मुंह में लिए गए भोजन को धकेलकर पीछे की ओर भेजना, जहां से वह इसोफेगस के माध्यम से स्टमक तक पहुंच सके। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जो मुख में सलाइवा यानी लार, सलाइवरी ग्लैंड्स द्वारा सिक्रीट होता है, भोजन में उसको बराबर से मिक्स करना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो जीभ का होता है वह यह होता है कि इसके माध्यम से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है, क्योंकि इसके ऊपर टेस्ट बड्स यानी स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के स्वाद से हमें
इसके ऊपर विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएँ यानी टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के स्वाद की अनुभूति हमें कराते हैं। जीभ के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बन सकते हैं कि इसके ऊपर पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएँ किस तरह के टेस्ट का अनुभव हमें कराती हैं और वे कहाँ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा जीभ से कोई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि जीभ में कहाँ पर कैसी टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। तो सबसे आगे जो अगला हिस्सा जीभ का है, वहाँ पर जो टेस्ट बड्स होते हैं वो हमें मीठे यानी स्वीट का अनुभव कराते हैं। उसके पीछे दोनों पार्श्व पर जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं वे हमें नमकीन यानी साल्ट का अनुभव कराती हैं। उसके बिल्कुल पीछे दोनों पार्श्व में जो टेस्ट बड्स पाई जाती हैं वह हमें खट्टा यानी सोर का अनुभव कराती हैं। और सबसे पीछे जो बेल्ट हमें दिखाई दे रहा है टेस्ट बड्स का, उसमें हमें कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। मैं अपने अनुभव से अगर बात करूं तो मैंने इसे याद करने के लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल किया था। वो ऐसा था कि हम अगर किसी से बात करते हैं तो हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए, यानी मीठा हमेशा हमारे टिप ऑफ टंग होना चाहिए। तो टिप ऑफ टंग से मैंने मीठे का अंदाज़ा लगाया। हमें कड़वा कभी नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कड़वा हमेशा पीछे होना चाहिए। कड़वा हमें कभी नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कड़वा जो है वो बिल्कुल पीछे होता है। और नमकीन और खट्टा हमें याद कर लेना है, हमारा काम हो जाएगा। और आइए अब हम जानते हैं दांत के बारे में। दांत के बारे में हम ह्यूमन यानी मानव दांत के बारे में अध्ययन करेंगे। दांत के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो एक तो दंत सूत्र से बनते हैं कि किस तरह के दंत हमारे मुख में कितने प्रकार के पाए जाते हैं और दंत कितने प्रकार के होते हैं और कब किस तरह के दंत अनुपस्थित होते हैं। जैसे कि मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं, यानी मनुष्य जो है वो द्विवारदंती कहलाता है। मनुष्य के दांत जो हैं वो एक खांच में अंदर फिक्स होते हैं, इसलिए मनुष्य गर्तदंती कहलाता है। और मनुष्य में विभिन्न प्रकार के दांत यानी कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए मनुष्य विषमदंती भी कहलाता है। इसलिए ये तीनों चीज़ें हमें याद रखनी है कि मनुष्य के दांत गर्तदंती होते हैं, मनुष्य विषमदंती होता है। और तीसरा कि मनुष्य जो है वो द्विवारदंती होता है, यानी जीवन काल में उसके 2 बार दांत निकलते हैं। तो जो प्राथमिक दांत होते हैं उन्हें अस्थायी दांत कहते हैं, जो बचपन से हमारे मौजूद होते हैं, जिन्हें दूधिया दांत भी कहा जाता है। और उनके गिरने पे जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ होते हैं। तो एक छोटा सा फिगर मैंने दांत का बनाया है, ध्यान दीजिएगा। ये दांत दिख रहा है, ह्यूमन टीथ यानी मानव का दांत है। इसका ऊपरी हिस्सा जो है वो शिखर कहलाता है, जो हमें दिखाई देता है। ऐसा हिस्सा जो मसूड़ों में धंस गया है और नीचे की ओर जाने वाला है वो ग्रीवा यानी नेक कहलाती है। और जो नीचे का हिस्सा है वो उसकी रूट कहलाता है। शिखर के बिल्कुल नीचे, शिखर यानी शिखर जो है, शिखर जिस चीज़ से बना हुआ है वह इनेमल कहलाता है। इनेमल के नीचे डेंटाइन है। डेंटाइन के नीचे एक पार्ट है जिसे हम मज्जा यानी पल्प कैविटी कहते हैं, जिसमें से तंत्रिकाएं और ब्लड सप्लाई जो है वहाँ से वहाँ रहती है। और जड़ के चारों तरफ एक और संरचना पाई जाती है जिसे हम सीमेंट कहते हैं, जो कि जड़ को स्थायित्व प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर सिर्फ ये है कि जो इनेमल है, दांत का ऊपरी हिस्सा है, वह हमारे शरीर की सबसे कठोर संरचना होती है। इसके बारे में कई बार प्रश्न आ चुका है और आता है, और हमें जानना चाहिए कि दांत का जो ऊपरी शिखर इनेमल है वह हमारे शरीर की सबसे कठोर संरचना है। इसके बाद हम आते हैं दांतों के प्रकार के बारे में। तो पहला प्रकार है दांतों का कृंतक यानी इंसीजर। इंसीजर दांत जो हमारे सामने के दांत होते हैं, जो हमें किसी की भी स्माइल में दिखाई देते हैं, वो इंसीजर दांत कहलाते हैं। इंसीजर दांतों का मुख्य कार्य जो होता है वह किसी भी खाद्य पदार्थ या किसी भी चीज़ को काटने का होता है। उसके बाद हम आगे आते हैं, हमारे दूसरे दांत हैं रदनक यानी कैनाइन। जो कैनाइन दांत होते हैं वो इंसीजर के बिल्कुल साइड में होते हैं, जो कि हमें थोड़ा सा नुकीले टाइप के किसी की भी स्माइल में दिखाई देते हैं साइड में। वो कैनाइन दांत होते हैं। इनका मुख्य कार्य किसी भी चीज़ को या भोज्य पदार्थ को चीरने का होता है। इसके बाद तीसरे प्रकार के दांत जो होते हैं वो होते हैं अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर। ये जो दांत होते हैं वो चौड़े होते हैं इंसीजर और कैनाइन की अपेक्षा, और इनका मुख्य कार्य जो होता है भोजन को पकड़ना और पीसने का होता है।
इसके बाद चवर्णक यानी मोलर आते हैं, जो कि प्री मोलर दांतों से भी चौड़े होते हैं और इनका मुख्य कार्य भोजन को पीसना होता है। आगे बढ़ते हैं जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि दांतों के फार्मूला यानी दंत फार्मूला जो अस्थाई और स्थाई में होता है, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो दंत फार्मूला यानी किस तरह के दांत मानव के मुख में कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, इस चीज़ को प्रदर्शित करता है। दंत फार्मूला निकालने के लिए मानव के मुख को हम 4 हिस्सों में विभाजित करते हैं। एक हिस्सा बड़ा ऊपर का, एक हिस्सा बड़ा नीचे का, और एक अगर बीच से हम एक लकीर खींच दें तो जो एक हिस्सा बचेगा वो उसका चौथा हिस्सा कहलाएगा। यानी एक ऐसा डिवाइडेशन, एक ऐसा डिवाइडेशन, और जो एक हिस्सा आएगा वो चौथा हिस्सा, और वही एक हिस्सा जो है वो मानव के दंत फार्मूले को इंडिकेट करता है। यानी जो मानव का दंत फार्मूला है उसमें हम गुणे 4 कर देंगे तो कुल दांतों की संख्या आएगी। यानी मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगा कि दंत फार्मूला में अगर इंसीजर दांतों की संख्या 2 दी गई है तो 2 गुणे 4 करने पर 8 आएगा, जो कि कुल इंसीजर दांतों की संख्या मानव के मुख के अंदर कहलाएगी। तो इसी तरह हम देखते हैं कि मानव के अंदर स्थायी यानी परमानेंट टीथ का फार्मूला क्या होता है। तो मानव के दांत में परमानेंट टीथ का फार्मूला होता है 2 1 2 3। यानी हम अगर देखें तो इंसीजर दांतों की संख्या 2, कैनाइन दांतों की संख्या 1, प्री मोलर की संख्या 2 और मोलर की संख्या 3। अब ये हो गया दंत फार्मूला जो कि एक चौथे हिस्से को इंडिकेट कर रहा है। इसमें हम 4 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 4 बराबर 8, 1 गुणे 4 बराबर 4, 2 गुणे 4 बराबर 8 और 3 गुणे 4 बराबर 12। यानी 32 जो है वो स्थायी दांतों की कुल संख्या मानव के मुख में आ जाएगी। इसी तरह हम बात करते हैं अस्थायी दांतों की, जिनका फार्मूला होता है 2 1 0 2। यानी 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 0 प्रीमोलर और 2 मोलर, और इनमें 4 का गुणा जब हम करेंगे तो कुल दांतों की संख्या आती है 20, जो कि अस्थायी दांतों की संख्या है। तो यहाँ से एक सवाल निकल के आता है कि ऐसा कौन सा दांत है या दंत का प्रकार है जो कि अस्थायी दांतों में नहीं पाया जाता। तो उसका जवाब होगा कि प्रीमोलर जो दांत होते हैं, जिन्हें हम अग्रचवर्णक कहते हैं, वो अस्थायी दांत यानी दूधिया दांतों में नहीं पाए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं अब इस फिगर को जो मैंने बनाया है। इस फिगर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, और फिर उसके अलग अलग हिस्सों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 कैविटी हमें दिखाई दे रही है। ऊपर की कैविटी जो है वो नेज़ल कैविटी या नासारंध्र है, और ये जो नीचे की कैविटी है वो ओरल कैविटी है, मुख द्वार है। और ये जो नेज़ल कैविटी है वह नीचे की ओर एपिग्लॉटिस के रूप में, और जो ओरल कैविटी है वह यहाँ पे गुलेट के रूप में नीचे खुलती है। इन दोनों के मिलन स्थल पर एक संरचना होती है जिससे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। एपिग्लॉटिस एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना है। यह बेसिकली फेरिंग्स से पाई जाती है। अगर हमसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि जो एपिग्लॉटिस है वह आहार नाल में कहाँ पाया जाता है, तो उसका जवाब होगा कि फेरिंग्स में। एपिग्लॉटिस का बहुत महत्वपूर्ण कार्य यह है कि यह भोजन को निगलते समय नासारंध्र की ओपनिंग यानी ग्लॉटिस को बंद कर देता है। और ग्लॉटिस को बंद करने से होता यह है कि जो भोजन हम निगलते हैं वह सीधे इसोफेगस में जाता है और वह नासारंध्रों की ओर या श्वास नली की ओर नहीं आने पाता। इसके बाद जो अगली संरचना आपको दिखाई देती है वह ग्रास नली यानी इसोफेगस है। यह एक ट्रैक का कार्य करता है जो भोजन को आमाशय तक पहुंचाता है। इसके बाद हमें ये आमाशय दिखाई दे रहा है, यह भोजन के रिजर्वायर का काम करता है। यहाँ पर भोजन 3 से 4 घंटे रुकता है। और इस आमाशय के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से हमारी छोटी आंत शुरू हो रही है। ये छोटी आंत का पहला हिस्सा डिओडिनम का हिस्सा है, जहाँ पर पित्ताशय और इधर अग्नाशय और पित्ताशय दोनों की एक कॉमन डक्ट जो है वो आकर डिओडिनम में ही खुलती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि छोटी आंत जो है वो डिओडिनम के बाद अपने दोनों हिस्से यानी इलियम और जेजुनम में डिवाइड होती है, जेजुनम और इलियम में। और उसके बाद जो इलियम है यानी छोटी आंत का आखिरी हिस्सा वह यहाँ पर बड़ी आंत के पहले हिस्से यानी सीकम से जुड़ता है और यहाँ पे इलियोसीकल का पार्ट पाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बड़ी आंत के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें से सीकम, कोलन और रेक्टम है। तो जो कोलन है उस कोलन का जो चौथा हिस्सा है वह सिग्माइड कोलन कहलाता है। सिग्माइड कोलन पहले असेंडिंग कोलन आती है, फिर ट्रांसफर्स कोलन आती है, फिर डिसेंडिंग कोलन आती है और फिर सिग्माइड कोलन आती है।
यह सिग्मॉइड कोलन जो है वो रेक्टम यानी मलाशय को अटैच करती है और उसके बाद गुदा जहाँ से भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक विशेष संरचना दिखाई देगी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कृमि रूपी परिशेषिका यानी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। यह मानव शरीर के अंदर एक वेस्टेजियस ऑर्गन अवशेषी अंग है। यह पशुओं में एक उपयोगी अंग है जो भोजन के पाचन में मदद करता है, परंतु मनुष्य में यह अवशेषी अंग है और जब कभी इसमें पीड़ा होती है तो सर्जरी के द्वारा इसको काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर हम जान लेते हैं पाचन की अवस्थाओं के बारे में। पाचन की मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन, भोज्य पदार्थ को मुंह में लेना, चबाना और उसे निगलना, यह इंजेशन की क्रिया कहलाती है। दूसरी अवस्था कहलाती है पाचन, निगले हुए भोजन पर एंजाइम्स की क्रिया द्वारा उसका पाचन, यह दूसरी क्रिया है। उसके बाद क्रिया होती है अवशोषण की, बचे हुए भोजन को शरीर में उपयोग के लिए अवशोषित करना अवशोषण की क्रिया है। उसके बाद स्वांगीकरण, स्वांगीकरण वह क्रिया है जिसमें अवशोषित भोजन को शरीर के उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और चौथी और 5वीं अवस्था है मल त्याग यानी डिफिकेशन, यानी अपचित पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना डिफिकेशन यानी मल त्याग, डिफिकेशन यानी मल त्याग कहलाता है। अब हम जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल के पहले हिस्से यानी मुख गुहा और उसके विभिन्न हिस्सों के बारे में। मुख गुहा जो होती है वह ऊपरी और निचले तालु में विभाजित होती है। ऊपरी तालु का अगला हिस्सा कठोर तालु और पिछला हिस्सा जो है वो कोमल तालु कहलाता है। जो नीचे का हिस्सा होता है वह जीभ के लिए एक जगह प्रदान करता है। जो कठोर तालु होता है उस कठोर तालु में एक विशेष संरचना लकीर के आकार की पाई जाती है। अगर आपने कभी किसी कुत्ते को भौंकते देखा हो तो जब आप देखेंगे कि उसके ऊपरी जबड़े में कुछ लकीरें दिखाई देती हैं, उन लकीरों को रुगे यानी पैलेटाइन रुगे कहते हैं। इनका बेसिक कार्य जो है वह किसी भी चीज़ को पकड़ना और एक ग्रिप बनाना है, जिसलिए कि जब आप किसी चीज़ को पकड़ें तो वह फिसलने ना पाए, इनका मुख्य कार्य है। शिकारी जो जानवर होते हैं उनमें ये रुगे काफ़ी बड़े आकार के हो जाते हैं, पर मनुष्य में यह छोटे आकार के होते हैं। तो यह विशेष संरचना रुगे कहलाती है, ये हमें ध्यान रखना है, जो कि कठोर यानी हार्ड पैर पे पाई जाती है। उसके बाद दूसरा हिस्सा ग्रसनी यानी फेरिंग्स कहलाता है। फेरिंग्स के बारे में मैंने आपको 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण बताई हैं। पहला कि फेरिंग्स जो है वो मुख गुहा यानी बकल कैविटी का हिस्सा है। दूसरा, फेरिंग्स में एक बहुत विशेष संरचना पाई जाती है जिसे कि एपिग्लॉटिस कहते हैं। और तीसरा कि यह एपिग्लॉटिस भोजन को निगलते समय कंठ द्वार यानी ग्लॉटिस को बंद कर देती है, जिससे कि भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। तो इसी तरह हम देखते हैं ये फेरिंग्स जो कि 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। फेरिंग्स के पास में ही एक और संरचना लैरिंग्स पाई जाती है जो कि स्वर यंत्र कहलाता है, जिसके बारे में मैंने यहाँ नहीं बताया है, उसका अध्ययन हम आगे कर लेंगे। तो फेरिंग्स के पास में ही लैरिंग्स पाया जाता है। फेरिंग्स के बाद हमारी दूसरी संरचना जो आती है वह है ग्रास नली यानी ईसोफेगस। ईसोफेगस 9 से 10 इंच यानी 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका के समान संरचना है, जो कि भोजन को मुख से लेकर आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसमें किसी भी तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पाचक एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। इसकी दीवारें जो होती हैं वो संकुचनशील एवं पेशी होती हैं और इनकी दीवारों में एक खास तरह की क्रमाकुंचन गति होती है, जो कि भोजन को नीचे यानी आमाशय में ले जाने का कार्य करती हैं। श्लेष्म ग्रंथियाँ इसोफेगस में पाई जाती हैं। यह श्लेष्म ग्रंथियाँ भोजन को नम बनाती हैं, जिससे कि भोजन को फिसलने और आमाशय तक पहुँचने में मदद मिलती है। इसके बाद हम आते हैं आमाशय यानी स्टमक को देखते हैं, अध्ययन करते हैं। स्टमक के बारे में हमें ध्यान रखना है कि स्टमक बाईं ओर मानव शरीर में बाईं ओर स्थित होता है और इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है। स्टमक के बारे में एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि यहाँ इसमें स्तंभाकार इपीथीलियल कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन स्तंभाकार इपीथीलियल कोशिकाओं में बीच बीच में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं बीच में धसी सी रहती हैं और उन धसी कोशिकाओं में एक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन ग्रंथियों को जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 तरह की होती हैं। इनमें 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली श्लेष्मा कोशिकाएं, दूसरी अम्लजन यानी ऑक्जेंटिक कोशिकाएं और तीसरी जो है वो मुख्य या जाइमेजिन कोशिकाएं होती हैं।
श्लेष्म कोशिकाएं म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, म्यूकस भोजन को नम बनाता है। उसके बाद हम देखते हैं अम्लजन कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का सिक्रीशन करती हैं। HCl जो हमारे ह्यूमन यानी इंसान के पेट में जो HCl सिक्रीट होता है उसका जो pH वैल्यू है वह 1.5 से 3.5 तक होती है और मात्रा 20 से 100 ml तक हो सकती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मुख्य कार्य जीवाणु नाशक का होता है। दूसरा मुख्य कार्य इसका यह है कि यह मुख्य यानी जाइमेजिन कोशिकाओं से निकलने वाले निष्क्रिय पेप्सिनोजन को के ऊपर क्रिया करके उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। यह सक्रिय पेप्सिन जो है प्रोटीन को उसके सिंपल फॉर्म पेप्टोन्स में बदल देते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि श्लेष्म कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं और जाइमेजिन कोशिकाएं एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो है वो आमाशय के अंदर करती हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो श्लेष्म कोशिकाएं होती हैं वो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं और म्यूकस के सिक्रीशन के अलावा यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड एवं पेप्सिन से आमाशय की दीवार एवं स्वयं जठर कोशिकाओं ग्रंथियों की रक्षा भी करती हैं। आंतों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। आंत दो तरह की होती हैं, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। छोटी आंत की पहली संरचना जो है वो डिओडिनम यानी ग्रहणी कहलाती है। आमाशय और ग्रहणी के बीच में एक पाइलोरिक कपाट होता है जो कि ग्रहणी के पदार्थ को, कंटेंट को आमाशय में जाने से रोकता है। की कुल लंबाई जो है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत की खासियत होती है कि उसमें ग्रहणी या बर्नर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि क्षारीय म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। यह क्षारीय म्यूकस जो पेट से आने वाले अम्लीय काइम है, अम्लीय काइम को यह क्षारीय बदलता है जिस पर आगे चलकर बाकी एंजाइम्स अपनी क्रिया कर सकें। उसके अलावा हम देखते हैं कि ग्रहणी जो है, ग्रहणी में एक कॉमन डक्ट जो है वो आकर खुलती है। यह कॉमन डक्ट जो मैंने आपको पहले बताया था कि पित्ताशय से आने वाली एक नलिका और अग्नाशय से आने वाली एक नलिका मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं और ये दोनों कॉमन डक्ट जो हैं वो डिओडिनम यानी ग्रहणी में आकर खुलते हैं, अपने एंजाइम्स लाते हैं और भोजन पर अपनी अपनी क्रिया करते हैं। क्या क्रिया करते हैं यह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आंत का पहला हिस्सा जो ग्रहणी यानी डिओडिनम है वो कई स्तर से महत्वपूर्ण है। पहला, उसमें अग्नाशय की ओपनिंग यानी अग्नाशय की डक्ट आकर खुलती है। दूसरा, उसमें पित्ताशय की डक्ट आकर खुलती है। तीसरा, उसमें बर्नर्स या ग्रहणी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि क्षारीय म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। तो हमें इन चीज़ों को, हमारा दूसरा छोटी आंत का हिस्सा मध्यांत्र यानी जेजुनम है। जेजुनम की लंबाई लगभग 2.5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर होती है। जेजुनम में इंटेस्टाइनल विलाई पाए जाते हैं। यह विलाई जेजुनम के जो सरफेस है उसके स्तर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसके सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं जो कि अवशोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह हम देखते हैं कि जो अपनी मध्यांत्र यानी जेजुनम है उसमें मिश्रण, भोजन का मिश्रण, उसका सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। इसके बाद जो हमारा तीसरा आंत का हिस्सा है वह इलियम लगभग 3.5 मीटर लंबा हिस्सा होता है जो कि छोटी आंत का सबसे लंबा हिस्सा होता है और इस पर शेष बचे हुए भोजन का मिश्रण, पाचन और अवशोषण होता है। अब हम देखते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा सीकम, दूसरा हिस्सा कोलन और तीसरा हिस्सा रेक्टम होता है। इसमें से कोलन जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि 4 भागों असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एवं सिग्माइड कोलन में डिवाइड होता है। मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप अंग्रेजी में इन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करें क्योंकि हिंदी नाम क्लिष्ट भी हैं और कन्फ्यूज़न भी आपको क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए इंग्लिश नाम कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, एक बार समझने का काम है तो आप इंग्लिश में ही इनको समझने का प्रयास करें। तो बड़ी आंत का पहला हिस्सा जो सीकम है वह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। इस हिस्से की खासियत यह है कि इसमें एक धागेनुमा संरचना वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होती है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है। इसका एक हिस्सा बंद तथा दूसरा हिस्सा सीकम से जुड़ा हुआ होता है। मनुष्य में यह एक अवशेषी अंग है। मवेशियों में यह सहायक पाचन अंग के रूप में कार्य करता है पर मनुष्य में यह पूर्णतः अवशेषी अंग है और जब कभी इसमें पीड़ा या किसी भी तरह की समस्या होती है या यह इन्फेक्शन के कारण फटती है तो ऑपरेशन करके इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो सीकम के ऊपरी हिस्से में छोटी आंत का जो आखिरी हिस्सा
यानी इलियम है वह आकर खुलता है। यहीं पर इलियोसिकल कपाट होता है। यह कपाट बड़ी आंत के पदार्थ को छोटी आंत पर जाने से रोकता है। सीकम के बिल्कुल ऊपर से अपनी जो कोलन है उसका पहला हिस्सा यानी असेंडिंग कोलन शुरू हो जाता है। असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर सिग्मॉइड कोलन, उसके बाद डिसेंडिंग कोलन, फिर उसके बाद सिग्मॉइड कोलन। तो हम देखते हैं कि जो कोलन है वह बड़ी आंत का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। उसकी लंबाई 1.3 मीटर के आसपास होती है। संपूर्ण बड़ी आंत की जो लंबाई है वह 1.5 मीटर एवं चौड़ाई लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर की होती है। इस 1.5 मीटर में सीकम जो कोलन होती है वह कोलन 1.3 मीटर लंबी होती है, यानी संपूर्ण लंबाई का लगभग 90% या उससे भी अधिक हम कह सकते हैं कि कोलन का हिस्सा होता है। और कोलन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वह होता है जल का अवशोषण, यानी हमारे शरीर में पानी का संपूर्ण अवशोषण जो है वो कोलन के द्वारा यानी बड़ी आंत के कोलन हिस्से के द्वारा ही होता है। वैसे तो संपूर्ण बड़ी आंत जो है वो जल का अवशोषण करती है, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा अवशोषण जो है वो कोलन के द्वारा किया जाता है। कोलन का जो आखिरी हिस्सा है वह सिग्मॉइड कोलन है। सिग्मॉइड कोलन जाकर रेक्टम यानी मलाशय को अटैच करती है और मलाशय के बाद गुदा यानी मलद्वार होता है, जहाँ से अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आज हमने अपने इस वीडियो में एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल के बारे में और उसके विभिन्न हिस्सों के बारे में पढ़ा। इससे जुड़े जो जीके के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी एक पूरी सीरीज में लेकर आऊँगा इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद। अगले यानी कल के वीडियो में हम देखेंगे पाचक ग्रंथियों, उससे जुड़े अंगों के बारे में विस्तृत अध्ययन। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए।